हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी सवाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। चैप्टर हमारा सेकंड है चेन सर्वे। बुक यूज़ कर रहे हैं हम सार्थक पब्लिकेशंस की, और यह है सिविल सेकेंड ईयर के लिए सर्विंग फर्स्ट। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जरीब सर्वेक्षण में बाधाएं। जरीब सर्वेक्षण की हमने बहुत सारी बारीकियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी बाधाएँ आती हैं। ऑब्स्टिकल्स इन चेन सर्वे एंड देयर रेमेडीज़, उनका निराकरण। तो देखिए, सर्वेक्षण क्षेत्र में फील्ड वर्क करते समय कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, जिनके आ जाने से फील्ड में काम करने में असुविधा होती है। कौन कौन सी बाधाएं होती हैं? जैसे ऊंचा धरातल, नदी, नाला, खाई, झाड़ी, भवन हो सकते हैं, जिनका निराकरण आवश्यक होता है। जरीब मापन में आमतौर पर से निम्न प्रकार की बाधाएं होती हैं। फर्स्ट है ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग, आरेखन में बाधाएं। ऑब्स्टिकल इन चेनिंग, चेनिंग में बाधाएं। ऑब्स्टिकल इन बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। तो फर्स्ट है ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग। स्थिति एक है इसमें कब कि जब रेखा के मध्य कोई ऊंचा टीला आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए, जब रेखा के बीच माना दोनों बिंदुओं के बीच टीला आ जाने के कारण आरेखन संभव नहीं है। इस स्थिति में भी दो केसेस हो सकती हैं। एक, जब जरीब रेखा के दोनों छोर उस रेखा पर स्थित किसी अंतर बिंदु से दिखते हों, तब ऐसी स्थिति में रेसिप्रोकल रेंजिंग की जाती है। जैसे सामान्यतः क्या होता है, यह स्थिति दो बिंदुओं के मध्य टीला आ जाने के कारण उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त एक छोर पर स्थित बहुत ऊंचाई तथा दूसरा बिंदु काफ़ी गहराई होने पर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त चित्र अनुसार कार्य करेंगे, जैसे इनडायरेक्ट रेंजिंग में दिखाया गया है। जब जरीब रेखा के दोनों छोर उस रेखा पर स्थित किसी अंतर्बिंदु बिंदु से दिखाई ना दे, इस स्थिति में आरेखन उपरोक्त अनुसार नहीं किया जा सकता। माना दो बिंदु बी, कंडीशन क्या है, माना दो बिंदु ए और बी हैं, जिनके मध्य कोई ऐसी बात आ गई जिनके कारण ए से बी तथा बी से ए ना दिखाई देता। इस स्थिति के अनुसार रैंडम लाइन मेथड से समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इस विधि में जरीब रेखा के बिंदु ए से किसी उपयुक्त दिशा में एक रेखा ए एल खींचते हैं। ध्यान रखा जाता है कि ए एल रेखा बाधा के पार्श्व से गुजरे तथा पूरी बाधा को पार करती हो। अब बिंदु B1 से जब रेखा का मुख्य बिंदु बी दिखना चाहिए, बिंदु B1 से एक लंब B1V खींचते हैं। इस प्रकार दो बिंदुओं C1 तथा D1 लेकर उनसे भी लंब डालते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है, एंगल ए B1V इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया ये, तथा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB1² प्लस AB1² प्लस B1²। तो तो क्या हो जाएगा, E1E इज इक्वल टू E1E, ये वाला जो E1E है इसके इक्वल क्या होगा, B1 अपॉन AB1 इंटू AE1। ठीक, फिर क्या होता है, तो क्या बन जाता है आपका CC1, क्या निकल आएगा, CC1 इक्वल BB1 अपॉन AB1 इंटू AC1। फिर आता है ऑब्स्टिकल इन चेनिंग। चेनिंग कैसे ऑब्स्टिकल आते हैं, जब सर्वेक्षण क्षेत्र में जरीब सर्वेक्षण करते समय किसी सर्वेक्षण रेखा के बीच नदी, तालाब, खाई, इस प्रकार की कोई अन्य बाधा आ जाती है, जिसके कारण आर पार तो देखा जा सकता है, किंतु जरीब मापन के लिए जरीब को बिछाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की बाधा में भी दो स्थितियाँ होती हैं। फर्स्ट, इस स्थिति में बाधा छोटी होती है तो बाधा को चारों ओर से घेरा जा सकता है, जैसे तालाब। क्रियाविधि क्या है, रेखा ए बी के दोनों किनारे ए तथा बी बाधा के आर पार दो बिंदु हैं, उन पर दो आरेखन देंट लगा दिए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बिंदु सी तथा डी पर लंब डालते हैं, जो दोनों तालाब के बिल्कुल पास में है। दोनों लंबों से बराबर दूरी काट ली जाती है। दो बिंदु ई तथा एफ निर्धारित स्थापित करते हैं। ई तथा एफ के मध्य दूरी सामान्य जरीब मापन में आरेखन कर माप ली जाती है। इस प्रकार ई एफ इज इक्वल टू सी डी हो जाता है। देखिए, ये तो बहुत ईजी है। ये कोई तालाब है, ये कोई बिंदु है ए बी, हमें क्या करनी है, चेनिंग करनी है। अब कैसे करें, बीच में तो तालाब है। फिर क्या करते हैं कि जो तालाब के बिल्कुल किनारे पे दो बिंदु स्थापित करते हैं, सब्सिडियरी स्टेशन CD, उन पर आप लंब डालते हैं।
उन पे हम नाम डाल सकते हैं ना ऑफसेट। जब डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ई एफ दो नए बिंदु आ जाते हैं। अब ई एफ के बिंदु माप लेते हैं, डिस्टेंस नाप लेते हैं, तो फिर हमारी क्या है, चेनिंग पूरी हो जाती है। फिर है क्रियाविधि, ये इस तरह से है सेकंड वाली। दूसरे में क्या करते हैं, देखिए इसमें भी कोई तालाब आ गया है ए बी के बीच में। सी सबसिडी एक साइड में बिंदु लिया हमने, उस पर हमने एक लंब डाला 90 डिग्री। फिर क्या है, उस लंब से एंगल डाला कहाँ तक, जो साइड तक गया तालाब की। और सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं किसमें, इस वाले में। इसमें क्या किया, तालाब के बिंदु सी ई लिए, लेकिन वहाँ से एक बिंदु से दोनों को मिला दिया डी, जो 90 डिग्री है। फिर है स्थिति नंबर 2, जब जदीब रेखा पर कोई नदी आ जाए, अर्थात ऐसी बाधा जिसको रेखा द्वारा घेरा ना जा सके, जैसे नदी का आ जाना, यह नदिया का आ जाना। देखिए प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से होते हैं, बट कोई नहीं, इससे ज़्यादा पूछा वगैरह नहीं जाता है। बाकी आप क्लास में आएंगे तो इसको पूरा बोर्ड पे समझा देंगे। फिर आता है ऑब्स्टिकल इन बोथ रेंजिंग एंड चेनिंग। इस प्रकार की दोनों बाधाएं हों, अर्थात ना तो रेंजिंग की जा सकती है ना चेनिंग, तो अब स्थिति ऐसी बनती है कि जब एक रेखा के बीच में कोई बहवा ना जाए। तो देखिए सेम कंडीशन वही है कि ए बी यहाँ पे स्थापित किया, फिर सी डी यहाँ पे स्थापित किया। ये है आपकी क्या चल रही है, चेन लाइन। इन सब पे एक लंब डाला और इनके बीच की डिस्टेंस माप ली, तो ये चेनिंग भी हो गई और रेंजिंग भी हो गई। फिर है आपका सर्वेक्षण में त्रुटियाँ, एरर्स इन सर्विंग। अच्छा, सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियाँ कैसे होती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किस किस टाइप के होते हैं, नेचुरल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एंड पर्सनल एरर्स। नेचुरल एरर्स क्या होते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वजह से जो सर्वे कार्य में त्रुटि आ जाती हैं। इस प्रकार की त्रुटि कम करने के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि सर्वेक्षण कार्य ऐसे समय पर किया जाए जब इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव कम से कम हो, उसे कहते हैं नेचुरल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं, दोषपूर्ण इंस्ट्रूमेंट से कार्य करने में त्रुटि आना स्वाभाविक है, अतः कार्य करने से पूर्व सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणों की भली भांति चेक कर लेना चाहिए। यदि कोई उपकरण मामूली दोषयुक्त है तो उसे ठीक करके ही सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। जबकि यदि जांच करने में पता चलता है कि उपकरण सही से कार्य नहीं कर रहा है तब उसका ठीक ठाक किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसे उपकरण को बदल लेना चाहिए और सही उपकरण लेकर प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होते हैं, सर्वेक्षक की स्वयं की लापरवाही से भी कभी कभी त्रुटियां कार्य में हो जाती हैं। जैसे यदि पढ़ा गया पाठ्यांक 132 मीटर है और लिखते समय सर्वेक्षक 123 लिख देता है, तो मापन या रिजल्ट सही नहीं मिलता। इसी प्रकार यदि लेबलिंग करते समय सहायक स्टाफ को ठीक ऊर्ध्वाधर नहीं पकड़ता, तब भी पढ़ा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होगा। अतः यथासंभव इस प्रकार की सभी त्रुटियों से थोड़े ध्यान आकर्षण से बचा जा सकता है। ये थे आपके एरर्स। अब इनका भी क्लासिफिकेशंस किया गया है। इसमें शरीर सर्वेक्षण में त्रुटियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, क्यूमुलेटिव एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स। तो देखिए एरर्स जो होते हैं एक बार और हो सकते हैं कि कुछ व्यक्ति पर्सनल एरर्स में व्यक्तिगत भूल है किसी की, जब कोई बहुत स्ट्रेस में होता है तब वो कैसे वर्क करेगा क्योंकि यहाँ जब कोई डिप्रेशन होता है तो उसका कार्य में मन नहीं लगता, इस वजह से पूरा कार्य ख़राब हो जाता है। तो यह ना पर्सनल एरर्स में ये चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स।
ये हमने कारण पढ़े थे कि कौन कौन से कारण होते हैं और किस में क्लासिफाइड करते हैं एरर्स को, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।